हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी बच्चों का इजी प्रेप पर। एक बार फिर से उम्मीद कर रहे हैं आप सब बच्चों की तैयारी बहुत ही जबरदस्त चल रही होगी। हाल ही में आप सभी बच्चों को बताया आरआरबी ग्रुप डी का नोटिफिकेशन, डिटेल्ड नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इस डिटेल्ड नोटिफिकेशन में क्या क्या पॉइंट्स ऐसे दिए गए हैं जो आप लोगों को जानना चाहिए। इससे पहले भी आपने चैनल के ऊपर ग्रुप डी से जुड़े सभी जानकारियां देखी होगी, जहां पर हमने आपको एलिजिबिलिटी से लेकर सिलेबस और उसके अलावा एग्जाम पैटर्न के ऊपर चर्चा कर ली है। लेकिन फिर भी अगर आप देखें, हाल ही में एक नया नोटिफिकेशन आया है जिसके अंदर ग्रुप डी के बारे में सारी जानकारी दी गई है। पहले जो वीडियोस बने थे हमने वो पिछले पुराने नोटिफिकेशंस के बेसिस पर आपको आइडिया दिया था किस तरीके का ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है। अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है और इसी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने रखने वाला हूं। कौन कौन से पॉइंट्स है, आप सभी बच्चे वीडियो को अंत तक देखिए, जिससे आपको ग्रुप डी से जुड़ी सभी जानकारियां इस एक ही वीडियो के माध्यम से पता चल जाए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सर, अगर हम लोग बात करें यहां पर इसके अंदर जो एग्जाम एप्लीकेशन फॉर्म है वो कब आने वाला है और क्या क्या जानकारी उसके बारे में दी गई है, तो सबसे पहले आप देखेंगे यहां पर डेट ऑफ इंडिकेटिव नोटिस जो आया था वो आपके पास में 28 दिसंबर को ये नोटिफिकेशन आया था। और उसके बाद में डेट ऑफ पब्लिकेशन 22/1/2025, 22 जनवरी को ये नोटिफिकेशन आपको देखने को मिला है। आप देखिए यहां पर अगर हम लोग बात करें तो 28, मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर लेता हूं जिससे आपको दिखाई दे। 28 दिसंबर के दिन आपको बता दिया गया था कि आपके पास में ग्रुप डी की वैकेंसी आने वाली है और कितनी वैकेंसी आने वाली है। और 22 जनवरी के दिन इसका डिटेल नोटिस भी आ चुका है और 23 जनवरी से आपका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो रहा है। यहां पर दिया गया ओपनिंग डेट एंड टाइम ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन, तो 23 जनवरी से एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। क्लोजिंग डेट एंड टाइम फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, तो आप देख रहे हैं 22 फरवरी इसकी लास्ट डेट है। मतलब लास्ट डेट का वेट मत कीजिएगा, उससे पहले ही आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दीजिएगा, क्योंकि लास्ट टाइम पर सर्वर का इश्यू वगैरह आपको देखने को मिल सकता है। बहुत से बच्चों के साथ ऐसा होता है कि सर पेमेंट कर दिया पर वो प्रोसेसिंग में चला गया है, तो ये सारे इश्यूज वहां पर आ सकते हैं। तो आप कोशिश कीजिएगा कि एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होने के 4-5 दिन के अंदर अंदर आप फॉर्म फिल कर दो। उसके बाद में आप देखेंगे डेट ऑफ एप्लीकेशन फी पेमेंट आफ्टर क्लोजिंग डेट, तो आप देख रहे हैं कि 22 फरवरी के बाद आप 23 से 24 यहां तक आप क्या कर सकते हो, पेमेंट दे सकते हो। इसके अंदर मेंशन किया गया है डेट एंड टाइम फॉर मॉडिफिकेशन विंडो फॉर करेक्शन इन एप्लीकेशन फॉर्म विद पेमेंट ऑफ मॉडिफिकेशन फीस। आप देखिए यहां पर अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो आप करेक्शन पेमेंट, उसके लिए एक फी, नॉमिनल फी रहती है, उस फी को पे करने के बाद में आप 25 फरवरी से लेके 6 मार्च के बीच में उसमें करेक्शंस कर सकते हैं। अच्छा, यहां पर एक चीज और मेंशन की गई है, प्लीज नोट डिटेल filled in create an account form and chosen railway can not be modified। मतलब जब आप स्टार्टिंग में अकाउंट क्रिएट करते हैं और वहां पर रेलवे को आप चूज कर रहे हैं, उसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन आप नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आपने अंदर जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है उसके अंदर अगर किसी तरह का कोई मॉडिफिकेशन आपको करना है तो वो मॉडिफिकेशन आप वहां पर कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गई होगी कब कब इंपॉर्टेंट डेट्स है। उसके बाद बात कर लेते हैं कि सर जो इनिशियल पे आप देखेंगे वो 18,000 यहां पर दिया गया है, और जो एज की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो 18 से 36 साल, वैसे 18 से 33 होता है, 3 साल आपको कोविड की वजह से एक्स्ट्रा दिया है जो कि यहां पर मेंशन किया गया है। और टोटल जो वैकेंसी है वो 32,438 है। जैसे कि बहुत से चैनल्स पर आपको देखने को मिला होगा कि 58,000 वैकेंसी होगी, 58,000 वैकेंसी होगी, लेकिन हमने इस चैनल पर आपको ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन दी थी जिसमें बताया गया था कि अभी ऐसी कोई इंफॉर्मेशन, ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं है, 32,438 वैकेंसी ही है। और आप फाइनल नोटिफिकेशन में इस बात को देख सकते हैं कि 32,438 वैकेंसी ही आपको यहां पर देखने को मिली है। उसके बाद में अगर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़े तो कुछ और इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं, जिसके अंदर आपको बताया गया है कि जो एप्लीकेशन का फी रहने वाला है, तो यहां पर मेंशन है क्लियर फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट द फी कंसेशन कैटेगरीज मेंशन बिलो एट नंबर 2। सीरियल नंबर आपके पास में इस 2 केस के अंदर जो दिया गया है उनको छोड़कर बाकी सब बच्चों को 500 रुपए पे करना है, जिसमें से 400 रुपए रिफंडेबल है। ध्यान रखना, रिफंडेबल तभी होगा जब आप एग्जाम देने जाएंगे। अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो आपको 250 रुपए यहां पर पे करना है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें यहां पर जो एज रिलैक्सेशन दिया गया है, तो एक्चुअल में 18 से 33 साल होता है जनरल के लिए, लेकिन इस बार 3 साल एक्स्ट्रा आपको मिल गया है, जो कि यहां पर अगेन मैं बता रहा हूं मेंशन कर दिया गया है कि ये इसी बार मिला है, हर बार नहीं मिलने वाला है। तो इस चीज का ध्यान रखिए, कोविड की वजह से एक बार 3 साल का रिलैक्सेशन आपको यहां पर
मिल गया सर। इसके अलावा जो एडिशनल रिलैक्सेशन हमें मिलने वाला वो कौन कौन सा है, तो यहाँ पर बताया गया है कि अगर आप ओबीसी एनसीएल में आ रहे तो 3 साल का एडिशनल रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। यहाँ पर एससी एसटी में आ रहा है तो 5 साल, एक्स सर्विसमैन आ रहा है तो यहाँ पर 3 साल, 6 साल, 8 साल, अलग अलग कैटेगरी के बेसिस पर आपको दिया गया है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 4 और 5 केस के अंदर भी 10, 13, 15, 40, 43, 45, तो आप जिस भी कैटेगरी में आ रहे हैं उसमें आप चेक कर सकते हैं कि आपका एज रिलैक्सेशन कितना है। तो ये एज रिलैक्सेशन से जुड़ी जानकारी यहां पर दी गई है। उसके बाद अगर हम लोग यहां से थोड़ा सा आगे बढ़े तो बहुत सी बार अपर एज और लोअर लिमिट को, लोअर एज को लेकर बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन होता है। तो देखिए लोअर एज लिमिट भी यहां पर दी गई है कि अगर कोई बच्चा 1 जनवरी 2007 के बाद जिसका बर्थ हो रहा है, जिसका जन्म हो रहा है, ध्यान रखना वो इसमें एलिजिबल नहीं है। तो आपको 1 जनवरी 2007 तक अगर आपका डेट ऑफ बर्थ या इससे पहले के आपका डेट ऑफ बर्थ है, इससे पहले अगर आपका जन्म हुआ है तो आपकी मिनिमम एज का क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है। अब मैक्सिमम एज के लिए यहां पर बोला गया है कि जो 89 का स्टूडेंट है, मतलब जिसका जन्म 89 के बाद में हुआ होगा, 2 जनवरी 89 के बाद में, वो इस कैटेगरी में आएगा। इससे पहले वाला नहीं आने वाला, वो अपर एज लिमिट को क्रॉस कर चुका है। ओबीसी एनसीएल 2 जनवरी 86, एससी एसटी 2 जनवरी 84। तो ये ध्यान रखना, यहां पर डेट भी मेंशन की गई है। बोल रहा है कि इससे पहले वाला नहीं, इसके बाद वाला नहीं। तो कोई कंफ्यूजन आपके दिमाग में आना ही नहीं चाहिए एज से जुड़ा। उसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़े तो यहां पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए उसने बोला है एनेक्सर ए के अंदर आपको जानकारी दी गई है कि आपके पास में क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो हमने एनेक्सर ए का भी यहां पर स्क्रीनशॉट लिया है, मतलब एक क्रॉप करके इमेज में आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, जिसमें आप देखिए अलग अलग कैटेगरीज यहां पर दी गई है। मतलब ऐसा नहीं कि ग्रुप डी में एक ही तरीके का काम होता है, हर तरीके का काम वहां पर देखने को मिल रहा है। तो आप इन सारी चॉइसेस को वहां पर फिल कर सकते हैं। ठीक है, सारी चॉइसेस को जब आप वहां पर फिल करेंगे तो वहां पर ये हो सकता है थोड़ा सा प्रॉपर आपको विजिबल नहीं है। आप नोटिफिकेशन हमारे रेलवे वाले ग्रुप में जुड़ जाना, वहां पर नोटिफिकेशन के अंदर जो भी ग्रुप डी का डिटेल नोटिफिकेशन है उसको हम लोग दिखा देंगे। चलिए मैंने इसको थोड़ा सा जूम कर दिया। सबके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है वो क्लियरली आप पढ़ सकते हैं। 10th पास और आईटीआई और इक्विवेलेंट और नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट NAC। अब देखिए यहां पर, अच्छा, ग्रांटेड बाय NCVT। ये देखिएगा यहां पर अगर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देखेंगे उसने लिखा 10th पास या फिर ITI या फिर इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट। तो आपको, बहुत से बच्चों को ये कंफ्यूजन था कि सर एक्चुअल में 10th के साथ ITI कंपलसरी है कि नहीं है। हमने हमारे ग्रुप डी के पुराने वीडियो के अंदर ये चीज बताई थी कि 10th आपके लिए इस बार, जो भी बच्चा 10th किया हुआ है वो इस पर्टिकुलर फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। ITI इस बार मैंडेटरी नहीं है। बहुत से आप देखिए न्यूज़पेपर कटिंग वायरल हो रही थी जहां पर ये बताया गया था नहीं ITI कंपलसरी है, CBT2 भी देना पड़ेगा, जिसके लिए हमने क्लियर वीडियो बनाकर ये चीज बताई थी कि ये सब अफवाह है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अगर आपने 10th कर रखा है तो आप ग्रुप डी के लिए एलिजिबल है और CBT2 आपको नहीं देना पड़ेगा। और वही चीज यहां पर आई है फिर से। अब अगर हम लोग इस पॉइंट को समझ गए हैं तो आप देखिए टोटल 14 कैटेगरी थी। लास्ट टाइम जब वैकेंसी आई थी तो 17 कैटेगरी थी। तो ये ध्यान रखना कि अभी 3 स्पेसिफिक डिपार्टमेंट से वैकेंसी आई नहीं है। तो क्या पता अगर बढ़ जाए तो एक अलग कहानी है, पर ऐसा कोई अपडेट है नहीं है। सेम इसके अंदर भी आप देख रहे हैं तो वही 10th और ITI और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट आपको यहां पर दिया गया है। तो अगर हम लोग एलिजिबिलिटी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपने 10वीं कर रखी तो आप ग्रुप डी का एग्जाम दे सकते हैं। चलिए यहां से थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं और उसके बाद में कुछ और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं इसको जूम करता हूं ताकि आपको प्रॉपर दिखाई दे। तो आप देखिए यहां पर सर इसने 4 स्टेप बताए। पहला स्टेप अगर आप देखेंगे तो उसने बोला कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT आपको देना पड़ेगा और सबसे जरूरी यही है, इसी के लिए हम लोग प्रिपरेशन करते हैं। जैसे आप CBT देंगे उसके बाद में आप क्वालिफाई हो जाएंगे PET के लिए। अच्छा, जब यहां से CBT 1 से या CBT से आप PET में जाएंगे तो 3 गुना बच्चे ले जाएंगे, यानी 32,000, लगभग 32,000 से ज्यादा वैकेंसी है। तो आप देखेंगे 96 से 97,000 के आसपास बच्चों को CBT 1 से PET में लाया जाएगा। जब PET होगा तो ध्यान रखना यहां से PET से जब आप यहां पर आएंगे और उसके बाद में जब आप मेडिकल में आएंगे तो फाइनल जो आप देखेंगे वो जितनी वैकेंसी है 32,000 प्लस उतने ही बच्चों को सेलेक्ट किया जाएगा। मतलब हो सकता है यहां से तो आपने 3 गुना ले लिया। अब PET को ऐसा जरूरी नहीं है, PET को ऐसा जरूरी नहीं कि 32,400 जितनी वैकेंसी आपके पास में आ रही है उतने ही बच्चे क्वालिफाई करेंगे। हो सकता है कि सर 60,000 बच्चे क्वालिफाई कर जाए, हो सकता है सर 70,000 बच्चे क्वालिफाई कर जाए PET, क्योंकि PET आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो जैसे ही PET आप क्वालिफाई करेंगे उसके बाद में मेरिट लिस्ट बनने वाली। अगर आप उस मेरिट लिस्ट में आ जाते हैं तो आपका आगे का सिलेक्शन का रास्ता आसान हो जाएगा। अगर आप उस मेरिट लिस्ट से बाहर हो गए इसका मतलब आप ऑलरेडी डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं।
तो यही चीज यहां पर बोली गई है कि आपको पहले सीबीटी देना है, सीबीटी से 3 गुना बच्चे पीईटी में जाएंगे और उसके बाद में यहां से जो मेरिट लिस्ट आएगी उसके बाद में डीवी और मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए आप जाने वाले। तो एक्चुअल में अगर आप देखेंगे तो जो कहानी है वो कहानी तो सिर्फ इतनी ही है आपके पास में कि आपको सीबीटी अच्छे से निकालना है, उसके बाद में बाकी चीजें तो आपकी हो जाएगी। सर अगर हम लोग बात करें सीबीटी तो इसका एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला, आई थिंक ये प्रॉपर विजिबल होगा। अब हमने क्या किया, जो एक्चुअल नोटिफिकेशन था ना उसी नोटिफिकेशन को क्रॉप करके आपके सामने रखा है। चलिए तो आप देखिए यहां पर सबसे पहले सर जो सीबीटी होगा उसके अंदर 4 पार्ट आपको दिखाई देंगे। सीबीटी के 4 पार्ट दिखाई देंगे। सबसे पहले एग्जाम ड्यूरेशन इन मिनट्स, 90 मिनट का टाइम आपको मिलेगा। पहला पार्ट आपके पास में जनरल साइंस 25 मार्क्स, फिर आपके पास में आएगा बेटा मैथमेटिक्स 25 मार्क्स। उसके बाद में अगर आप देखेंगे यहां पर, उसके बाद में अगर हम लोग देखें तो 2 पार्ट आपको और दिखाई दे रहे हैं जिसमें, अरे क्या हो गया इसको, चलिए जिसमें अगर हम लोग देखें यहां पर तो एक आपके पास में आ रहा है जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर, एक आएगा आपके पास में रीजनिंग। तो हमने देखा कि सर जो रीजनिंग है वो 30 नंबर की आ रही है और जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स जो है वो 20 नंबर का आ रहा है। तो ये टोटल 4 पार्ट है जिसको आपको तैयार करना है। अच्छा, जनरल अवेयरनेस में अपने आप में बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं जिनको आपको पढ़ना है। तो ओवरऑल ये 4 पार्ट अगर आप बढ़िया से कर लेते हैं तो ऐसी कंडीशन में आपकी प्रिपरेशन जो है वो बड़ी अच्छी होने वाली है। लगभग अगर आप देखेंगे तो 90 मिनट का जो समय मिल रहा है उसके अंदर आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो टाइम जो होता है ना वो आप मान सकते हैं कि सफिशिएंट है, इतना कम भी नहीं है। 100 क्वेश्चन 90 मिनट, आप देखेंगे 50 सेकंड के आसपास एक क्वेश्चन को टाइम मिल रहा है। इतना टाइम सफिशिएंट होता है क्योंकि यहां पर ज्यादा टाइम लगना नहीं है, जनरल साइंस के क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लगना नहीं है। मैथ्स और रीजनिंग जो है वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो इतना आप मैनेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें आने वाली नहीं है। अच्छा, इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई है कि सर एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है सीबीटी का, तो जैसे आप सीबीटी का एग्जाम पैटर्न देंगे, मतलब एग्जाम देंगे, उसके बाद में आप पीईटी के लिए क्वालिफाई करेंगे। बिल्कुल। अब देखिए यहां पर एक और चीज बोली है कि यहां पर नेगेटिव मार्किंग भी आपको देखने को मिलेगी। जैसे बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, तो क्लियरली बोला गया 1/3 नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। यहां पर क्लियरली बोला गया है कि जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/3 होने वाली है। तो मेरे ख्याल से ये पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां से जो चीज मैंने आपको बताई थी उसी पॉइंट को यहां पर फिर से लिखा गया है कि सर जब आप धीरे धीरे एक एक स्टेज में जाएंगे तो वहां पर क्या होने वाला है। तो मैं आपको यहां पर ये चीज दिखा देता हूं, इसमें ये चीज लिखी हुई भी होगी। जैसे ये देखिए शॉर्ट लिस्टिंग कैसे होगी, पीईटी के लिए शॉर्ट लिस्टिंग कैसे होगी। हालांकि ये मैंने बता दिया आपको, फिर भी मैं पढ़ के बता देता हूं। रेलवे आरसीसी वाइज शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर पीईटी शैल बी 3 टाइम्स। पीईटी के लिए 3 टाइम होगा। उसके बाद में डीवी के लिए 1:1, यानी एक पोस्ट के ऊपर, आप देख सकते हैं प्रॉपर विजिबल होगा शायद, एक पोस्ट के ऊपर एक बच्चे को लिया जाएगा। तो जब आप सीबीटी देंगे तो पहले 3 गुना बच्चों को सेलेक्ट किया जाएगा, फिर उसके बाद डीवी के लिए क्या होगा 1:1 के रेशियो पे कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। चलिए इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई है तो आगे बढ़ते हैं। यहां से थोड़ा सा हम लोग सिलेबस पर नजर डाल लेते हैं। आई थिंक ये प्रॉपर विजिबल है तो इसको जूम करने की जरूरत नहीं है। तो हमने कहा सर सिलेबस पर अगर हम लोग नजर देखें यहाँ पर, तो जो सिलेबस दिया गया है इसका वीडियो भी हमने पहले बना रखा है, उसको भी आप देख सकते हैं। चलिए तो मैथमेटिक्स में क्या क्या दिया गया सर, नंबर सिस्टम दिया गया, बोर्ड मास दिया गया, डेसिमल दिया गया, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट दिया गया, प्रॉफिट एंड लॉस दिया गया, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री बेसिक है, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स, मीन मीडियन मोड से जुड़े क्वेश्चन है, स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर एंड क्लॉक, ये जनरली रीजनिंग में भी हम पढ़ लेते हैं, पाइप एंड सिस्टम। तो ये हमारे पास मैथमेटिक्स का सिलेबस दिया गया है। और अगर हम लोग रीजनिंग की बात करें तो देखिए एनालॉजीज दिया गया, अल्फाबेटिकल एंड नंबर सीरीज दिया गया, कोडिंग डिकोडिंग दिया गया, मैथमेटिकल ऑपरेशंस दिया गया, यहाँ पर रिलेशनशिप, सिलोलिज्म दिया गया है, जम्बलिंग दिया गया है, वेन डायग्राम, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड सफिशिएंसी, conclusions and decision making, similarities and differences, analytical reasoning, classification, direction, statement, argument and assumption etc. ये दिया गया है आपको रीजनिंग के अंदर। अगर आपने ग्रुप डी वाला हमारा पुराना वीडियो देखा होगा तो उसके अंदर भी हमने ये सारी बात आपको एकदम खुलकर समझा दी थी क्या क्या आपको पढ़ना है। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो देखिए यहां पर क्या दिया गया हमें, जनरल साइंस की अगर बात करेंगे तो ये देखिए द सिलेबस अंडर, मतलब सिंपल सी बात मैं बता देता हूं आपको, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस 10 तक एनसीईआरटी बेस्ड बस। अच्छा सर उसमें भी क्या पढ़ना है, तो आप देखिए जनरल साइंस में क्या पढ़ना है उसका भी हमने चैनल के ऊपर डिटेल वीडियो बना रखा है, उसको आप देख लेना आराम से। सर जनरल अवेयरनेस, तो इसके अंदर जनरल अवेयरनेस ऑन करंट अफेयर्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, कल्चर,
पर्सनैलिटीज, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी एंड अदर सब्जेक्ट्स ऑफ इंपॉर्टेंस। ये जनरल अवेयरनेस का पार्ट दिया गया, मतलब कुल मिला के वो बोल रहा है स्टैटिक जीके, और उसके अलावा आप करंट अफेयर्स पढ़ लीजिए, इकोनॉमिक्स के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ लीजिए, और जो भी इससे जुड़ी चीजें हैं उसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है ना। तो यहां पर ये बोला गया है कि ये जो सिलेबस हम दे रहे हैं ना, ये मेजर पोर्शन है, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं कि बस इतना ही आपको पढ़ना है। हो सकता है कि आपसे हिस्ट्री से जुड़ी चीजें भी पूछ ली जाए, ज्योग्राफी से जुड़ी चीजें भी पूछ ली जाए, जनरल अवेयरनेस में सारी चीजें आ जाती है, तो उन चीजों को पढ़कर आपको जाना पड़ेगा। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ग्रुप डी का पूरा सिलेबस हमने बता दिया है, और अगर आप ग्रुप डी की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो आपने देखा होगा कि इजी प्रेप एप्लीकेशन के ऊपर संकल्प बैच आपको मिला होगा, एक ऐसा बैच जो आपको ग्रुप डी से जुड़े हर एक वो कंटेंट को प्रोवाइड करवा रहा है जो आपको इस एग्जामिनेशन के लिए चाहिए। हमने कहा कि सर क्या क्या है इस बैच के अंदर, तो आप देखिए इस बैच के अंदर आपको सबसे पहले कंप्लीट सिलेबस रिकॉर्डेड फॉर्मेट में, इसमें हमने पहले ही ऐड कर दिया है, कंप्लीट सिलेबस रिकॉर्डेड फॉर्मेट में पहले ही ऐड है। पूरा सिलेबस 2 फरवरी से 2 फेब से लाइव स्टार्ट होने वाला है। पीडीएफ नोट्स मिलेंगे प्रिंटेबल फॉर्मेट में, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस शीट मिलेगी, पीवाईक्यू लाइव सॉल्व करवाए जाएंगे, सब्जेक्ट वाइज एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट, ये टेस्ट उसमें बहुत सारे ऐड भी हो चुके हैं। जो भी लेक्चर्स होंगे एक्सपर्ट फैकल्टी टीम लेने वाली है। एग्जाम से पहले रिवीजन सेशन आपके होने वाले हैं, स्पेशल डाउट सेशंस होने वाले हैं, और 24/7 टेक्निकल सपोर्ट आपको मिलने वाला है। तो 2 फरवरी तक अगर आप जाएंगे एप्लीकेशन पर तो आपको 1 साल का ये कोर्स सिर्फ 499 रुपीज में मिलेगा। और 2 साल का अगर आपको चाहिए, जैसे आप में से कुछ बच्चे हो सकते हैं कि सर इस साल तो एग्जाम नहीं देने वाले, अगले साल देने वाले हैं, अगले साल वैकेंसी आएगी क्या, तो रेलवे तो बोल रहा है हम हर साल वैकेंसी लाएंगे, तो आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। आपको लाइफ टाइम यानी 5 साल का लेना है तो 1199 रुपए के अंदर ये सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा 2 फरवरी तक। अच्छा, अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 7014639318 के ऊपर कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा हमने एप्लीकेशन का लिंक भी कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया है, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया है, तो आप वहां से टेलीग्राम पे भी जुड़ जाइए, जिससे आपको रेलवे से जुड़े कोई भी अपडेट हो वो हम वहां पर ऐड कर देंगे, और एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए जिससे आप संकल्प बैच के साथ अपनी तैयारी को बेस्ट तरीके से कर सके। चलिए, थैंक यू सो मच। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं रेलवे से जुड़ी जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। वंस अगेन थैंक यू सो मच।